हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यामंदिर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 6 पर आ गए हैं और ये चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर है। इस वाले लेक्चर में हम जो जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक जेईई एडवांस और जेईई मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये कह सकते हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस में जो लेक्चर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन अगर कोई बनाता है जेईई मेन के अंदर, है ना, ऐसे मान लेते हैं रफली अगर कोई 10 क्वेश्चन बनाता है तो उसमें से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो इस वाले लेक्चर से बन सकते हैं। और अगर कोई जे एडवांस में कहें कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें से अगर टोटल बनने वाले हैं 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो 2 क्वेश्चन जो है इस वाले टॉपिक से बनने हैं। ये टॉपिक बहुत इजी है, बहुत ही जनरलाइज है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। बच्चों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं लेक्चर 6 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस वाले लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो देखो टॉपिक क्या है, कंडक्टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? कंडक्टेंस। हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे? कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फिर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ओवर मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस भी कंडक्टेंस का एक पर्टिकुलर टाइप है, समझाएंगे आपको। और लास्ट में पढ़ेंगे कोलबर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंडक्टेंस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो चलो देखो, आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइट तो वो होता है जो केटायन और एनायन प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो केटायन और एनायन प्रोड्यूस करता है। तो अब आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन आपने ले लिया, और बाद में आपने उसको एक्वस सॉल्यूशन में एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड्स रख दी और इलेक्ट्रिसिटी पास करी। तो देखो क्या होगा, जो एनायन है वो एनोड की तरफ भागेगा और जो केटायन है वो कैथोड की तरफ भागेगा। इस वाले सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास में जो आयंस है उनका फ्री मूवमेंट होने लगेगा। इससे देखो स्टेटमेंट क्या है, दैट एक्वस सॉल्यूशन of an electrolyte can conduct electricity due to movement of free ions in the solution in response to applied electric field। एनोड और कैथोड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन में, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने के बाद ही वो केटायन एनायन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे। ओके, जिसमें एनायन मूव करेगा एनोड की तरफ और जो केटायन है वो मूव करेगा कैथोड। बच्चों, इस वाले एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए हम सॉल्यूशन की कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का पता लगा सकते हैं। हम आयंस की आयनिक मोबिलिटी, मतलब आयन जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं वो पता लगा सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का आप समझो। अगर मुझे एनोड और कैथोड अप्लाई करते हुए ये इस तरीके का मैंने एक सेल बना दिया, कंडक्टिविटी सेल बना दिया, और मैं केटायन एनायन का जो आयनिक मोबिलिटी है, जो स्पीड है, जो आयनिक कंडक्टेंस है वो मेजर करना चाहता हूँ। तो ये कंडक्टेंस मेजर करने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? अगर मैं स्पीड चेक करना चाहता हूँ तो मैं क्या कहूंगा कि लेट मेरे पास में ये जो एनायन है ये इस वाले पॉइंट पर है और ये इलेक्ट्रोड से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है। ये केटायन इस वाले पॉइंट पर है और ये इस इलेक्ट्रोड से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है। तो ये डिस्टेंस ये कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, ये वाला आयन ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, उससे मुझे इनकी स्पीड पता लग जाएगी। दैट मीन्स मुझे हमेशा इस एनायन को इस तरफ ही मूव कराना है, इस केटायन को इस तरफ मूव कराना है। मुझे इसको ऑसिलेट नहीं कराना और मुझे इसको भी ऑसिलेट नहीं कराना। दैट मीन्स जब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स हमें अल्टरनेटिंग करंट का यूज नहीं करना है, हमें डायरेक्ट करंट का यूज करना है। जब भी हम कंडक्टिविटी सेल को यूज करते हुए किसी आयन की आयनिक मोबिलिटी या कंडक्टेंस का पता लगाते हैं तो हम डायरेक्ट करंट का यूज करेंगे, हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज नहीं करेंगे। अब आगे कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, ये सिंपल सी फिजिक्स को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो, आपको पता होगा, ये तो आपने बहुत अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, 8 9 10 में पढ़ा होगा, मोस्ट प्रोबब्ली आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। क्या? एज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग लेंथ एल इन डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना। कोई भी कंडक्टर जो करंट के डायरेक्शन में जो उसका लेंथ है वो है एल, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। उसका रेजिस्टेंस इज गिवन बाय द रिलेशन आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहां पर एल वही लेंथ हो गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ए क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर रो जो है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो बच्चों देखो, जो कंडक्टेंस होता है वो तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो कंडक्टेंस G इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R। तो अगर मैं इस वाले रिलेशन को रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखूं तो G का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 1 अपॉन रो A अपॉन L।
जहां पर G इज इक्वल्स टू बन जाएगा 1/रूट फॉर्म लिख देंगे अब K। K यहाँ पर एक्चुअली ये स्मॉल k है, इसको कप्पा बोलते हैं। ये साइन जो एक्चुअली क्या है, वो कप्पा का साइन। तो क्या रिलेशन क्या हो जाएगा, G इज इक्वल्स टू K A/L। यहाँ पे जो K सिंबल हमने यूज करा है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, अब जो प्रॉपर्टीज हमने यूज करी है वो क्या क्या है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इन प्रॉपर्टीज का, फिजिकल प्रॉपर्टी का जो यूनिट है वो देखो चेक करो। रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है उसका तो यूनिट आपको पता ही है, ओम होता है। ओके, तो अगर रेजिस्टेंस का यूनिट कितना है, ओम, तो कंडक्टेंस का क्या होगा, कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का इनवर्स, तो हो जाएगा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को देखो क्या लिख सकते हैं, ओ एच एम का इनवर्स क्या हो जाएगा, एम एच ओ, मो हो जाएगा। और एक और इसका ऐसा यूनिट है वो क्या है, साइमन। क्या यूनिट है इसका, साइमन। अब देखो हमारे पास में जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आता है उसका यूनिट क्या होगा। बच्चों ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो होगा रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय A/L। ए का यूनिट मेरे पास में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस के फॉर्म में, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर और एल क्या होगा मेरे पास में, केवल डिस्टेंस। तो अगर मैं ऐसा यूनिट के फॉर्म में लिखूं तो इसको लिखूंगा ओम इंटू मीटर। ऐसा यूनिट में क्या लिखेंगे, ओम इंटू मीटर। नहीं तो हम इसको एक और अगर लिखना चाहें, अगर हमें पता है कि जो कंडक्टर है उसकी लेंथ काफी स्मॉल है, मीटर में नहीं मेजर हो रही, ओम इंटू सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसका यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना, क्योंकि ये जो k का वैल्यू मेरे पास में आएगा बच्चों, जो k आएगा वो कितना होगा, G L बाय A, है ना। तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल ही तो होगा, ये रेसिप्रोकल होंगे। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मो मीटर इनवर्स या मो सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर। जनरली ये जो सेंटीमीटर के फॉर्म में इसके लेग को हम तभी एक्सप्रेस करेंगे, यूनिट को तभी यूज करेंगे जब हमारे पास में जो सेल है उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है। और जनरली जो कंडक्टिविटी सेल होती है उसका साइज बहुत छोटा होता है। अब आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। वो कौन कौन से फैक्टर है जो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को चेंज करते हैं। फर्स्ट देखोगे, द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस G इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस को बढ़ा रहे हैं, रिलेटिव्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर मोलरिटी को बढ़ा रहे हैं, पर एक्चुअली हमें केवल सॉल्यूशन की मोलरिटी को नहीं बढ़ाना, हमारा पर्पस होना चाहिए कि उस सॉल्यूशन में फ्री आयंस का जो मोलरिटी है वो क्या हो रहा हो, इंक्रीज। जितना ज्यादा फ्री आयंस का मोलरिटी होगा उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो इसके कुछ एग्जांपल, पहला स्टेटमेंट देखो में याद के रखना है, दैट वैल्यू ऑफ द कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इस एग्जांपल, HCl एक्वस का कंडक्टेंस जो होगा प्योर वाटर से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, प्योर वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। प्योर वाटर में अवेलेबल H प्लस आयन OH माइनस आयन बहुत कम होंगे। ओके, जैसे अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 10 to -7 m के अंदर होंगे। पर अगर आप प्योर वाटर में HCl ऐड कर देंगे तो HCl ऐड करने से H प्लस आयन और Cl माइनस आयन का जो मोलरिटी होगा वो काफी ज्यादा होगा, 10 की -7 से हम काफी ज्यादा मान रहे हैं नॉर्मली। तो उस केस में हम कहेंगे कि सर ये जो HCl का एक्वा सॉल्यूशन है उसका कंडक्टेंस प्योर वाटर से ज्यादा होगा। वैसे ही NaCl की बात करें, NaCl को अगर आप पानी में डाल देंगे तो नंबर ऑफ फ्री आयंस हमारे पास में काफी ज्यादा होंगे, तो इसका जो कंडक्टेंस होगा प्योर वाटर से ज्यादा होगा। HCl का 1 मोलर सॉल्यूशन मैंने लिया और तो उसका कंडक्टेंस जो होगा 0.1 मोलर सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, क्योंकि 1 मोलर सॉल्यूशन में 1 मोलर H प्लस आयन और 1 मोलर Cl माइनस आयन है, और 0.1 मोलर सॉल्यूशन में 0.1 मोलर H प्लस आयन और 0.1 मोलर Cl माइनस आयन होंगे। दैट मींस ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर होगी, तो कंडक्टेंस भी वही हमें ज्यादा मिलेगी। तो एग्जांपल 4 है, देखो उसमें क्या है कि HCl 0.1 मोलर हैव ग्रेटर कंडक्टेंस देन एसिटिक एसिड 0.1 मोलर। ऐसा क्यों, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो ज्यादा आयनाइज होता है, 100% आयनाइज होता है, तो ज्यादा आयन क्रिएट करता है। उतनी कंसंट्रेशन का अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो कम आयन प्रोड्यूस करेगा और कम कंडक्ट। ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा कंडक्टेंस होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कम कंडक्टेंस होता है। और मेन फैक्टर इसके अंदर डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ आयन। अब देखो नेक्स्ट फैक्टर है, if number of ions per unit volume are equal, number of ions per unit volume जो equal है, तो हम जो G का वैल्यू है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा, then value of G depends upon mobility of ions present in the solution। तो जो G का वैल्यू है वो आयंस की मोबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों जो आयंस की मोबिलिटी है उसका ऑर्डर निकालने के लिए हम हाइड्रेशन एनर्जी का यूज करते हैं। तो उसमें उस कंसेप्ट क्या है,
that mobility of ions is inversely proportional to their hydration energy। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, 11th क्लास में हमने हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। तो बच्चों देखो, अगर आप इस तरीके से एज्यूम करें कि लेट मेरे पास में ये एक ये मेरे पास में एक आयन है, मैंने क्या करा, इस आयन के तरफ कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैच कर दिए। तो जैसे ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गए आयन के चारों तरफ, मैंने कुछ वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल इससे जुड़ गए। ओके, ये हो गया। अब मैं दूसरा आयन बनाता हूँ, ये मेरे पास में सेकंड आयन हो गया। बच्चों जो सेकंड आयन है, इसमें जो अटैच वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये हो गए। ये मेरे पास में। अब देखो, आपको देखो मुझे क्या बताना है ना, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताओ। एक तो ये है और एक ये वाला आयन है। यहाँ पर ये जो आयन है वो कुछ 4 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, और यहाँ ये जो आयन है वो उससे 4 से काफी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से घिरा है। अगर मैं इस आयन को, जैसे मान लो इसको मैं कैटायन मान लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये जो कैटायन है कि वो किसी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करे, कैथोड की तरफ मूव करे, तो इस कैटायन को क्या करना पड़ेगा, इस वाटर मॉलिक्यूल के केज को ब्रेक करके फिर बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल का ये जो केज था उसको तोड़ के बाहर निकलेगा। बट इस वाले कैटायन को तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के केज को तोड़ना पड़ेगा। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स का केज होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का केज जितना ज्यादा बड़ा होगा, उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा उस कैटायन को, उस आयन को उस केज से बाहर आने में। दैट मीन्स उसका कंडक्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। ये यहाँ पे स्टेटमेंट देखो क्या है, दैट मोबिलिटी ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा आयंस का, तो उनका आयनिक मोबिलिटी उतना ही कम होगा। और आपने 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है आयंस की, वो उनके एक्चुअली साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो, अगर मैं लिथियम प्लस Na प्लस के प्लस Rb प्लस और Cs प्लस की बात करें, लिथियम प्लस का साइज सबसे छोटा है और सीजियम प्लस का साइज यहाँ पर सबसे बड़ा है। दैट मीन्स ये जो लिथियम प्लस होगा उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, इसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। सीजियम प्लस का हाइड्रेशन सबसे कम होगा, हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे कम होगा। दैट मीन्स लिथियम प्लस एक्वस का आयनिक मोबिलिटी सबसे कम, तो उसका कंडक्टेंस सबसे कम। सीजियम प्लस का आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा, तो इसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा। बट इस वाले फैक्टर पर, आयनिक मोबिलिटी के फैक्टर पर हम कब आएंगे, जब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशंस में सेम। ओके, जैसे मैं कहूँ कि इन सभी के मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाए हैं, तो अगर सबके 1 मोलर सॉल्यूशन है तो सभी सॉल्यूशंस में 1 मोलर कैटायन मेरे पास में हो गए। अगर 1 मोलर कैटायन मेरे पास में हो गए, तो अब मुझे फैक्टर आयनिक मोबिलिटी का लगाना है, और आयनिक मोबिलिटी के फैक्टर के हिसाब से जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा, आयनिक मोबिलिटी उतना ही कम होगा और कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। सो द कंडक्टेंस ऑफ सम मेटल आयन क्या बन जाएगा, लिथियम प्लस का कंडक्टेंस सबसे कम होगा, सीजियम प्लस का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा। फिर कंडक्टेंस ऑफ सम एनाइंस की बात करते हैं। तो बच्चों देखो, एनाइंस में से कंसेप्ट लगेगा कि अगर हम फ्लोराइड से क्लोराइड, क्लोराइड से ब्रोमाइड और ब्रोमाइड से आयोडाइड की तरफ आते हैं, तो जैसे जैसे आयन का साइज बढ़ेगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगा, उसका हाइड्रेशन कम होगा। अगर आयन का हाइड्रेशन कम होगा तो आयनिक मोबिलिटी हाई है। इससे फ्लोराइड से ज्यादा कंडक्टिंग जो है, फ्लोराइड से ज्यादा कंडक्टिंग क्लोराइड है, क्लोराइड से ज्यादा कंडक्टिंग ब्रोमाइड है, और ब्रोमाइड से ज्यादा कंडक्टिंग आयोडाइड। ठीक, अब एक एक्सेप्शनल बात आपको याद रखनी है, that exceptionally the mobility of H plus ion in Boltzmann ions are highest among unit positive cation and anions respectively। जैसे अगर आप Li plus Na plus K plus Rb plus वगैरह की बात करें, इनसे ज्यादा कंडक्टिंग H plus है। अगर आप फ्लोराइड क्लोराइड फ्लोराइड आयोडाइड की बात करें, इनसे ज्यादा कंडक्टिंग OH माइनस आयन है। क्यों कंडक्टिंग है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल फिनोमेनन है जिसको टनलिंग इफेक्ट नाम दिया गया है, और इसको ब्रूथस मैकेनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूथस मैकेनिज्म। इसकी डिटेलिंग हमारे कोर्स में नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। बस आप ये मानो कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल जंप करते रहेंगे, इसको ब्रूथस मैकेनिज्म कहते हैं। जिसके कारण जो H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कंडक्टेंस होगा, जो मोबिलिटी होगा, वो यूनिपॉजिटिव कैटायन और यूनिपॉजिटिव एनायंस में सबसे ज्यादा। तब देखो, तो कुछ कंडक्टेंस के ऑर्डर अपने पास में क्या बचा है। कंडक्टेंस ऑफ HCl मोबिलिटी कितनी, 0.1 है, इज ग्रेटर देन द कंडक्टेंस ऑफ NaCl 0.1 है। ऐसा क्यों, देखो दोनों का मोबिलिटी बच्चों सेम है,
यहाँ पर Cl माइनस आयन, यहाँ पर Cl माइनस आयन है, यहाँ पर भी Cl माइनस आयन है, तो ये तो अपने पास में कॉमन फैक्टर हो गए। जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो क्या है, H प्लस आयन और Na प्लस आयन। 0.1 मोलर H प्लस आयन का कंडक्टेंस 0.1 मोलर Na प्लस आयन से ज्यादा होगा, और ये कंसेप्ट हम कब लगाएंगे, जब मोलरिटी सेम हो। अब जब दोनों की मोलरिटी सेम है तो हम चेक करेंगे ज्यादा कंडक्टिंग आयन कौन सा है, H प्लस आयन इज मोर कंडक्टिंग देन Na प्लस, तो ये कंडक्टेंस का ऑर्डर अपने पास में आ जाएगा। सेकंड कंडक्टेंस का देखो, NaOH की कंडक्टेंस NaCl से ज्यादा है, दोनों का देखो मैंने कंसंट्रेशन सेम दिया है, तो Na प्लस तो कॉमन है। जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है अपने पास में वो कौन सा है, OH माइनस आयन और Cl माइनस आयन। तो कॉमन कंसंट्रेशन होने पे OH माइनस आयन का जो कंडक्टेंस होगा, जो मोबिलिटी होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे, और वो मोबिलिटी Cl माइनस आयन से हायर होगा। फिर अगर मैं बात करूं कंडक्टेंस ऑफ H2SO4 0.1 मोलर एंड कंडक्टेंस ऑफ सोडियम सल्फेट 0.1, दोनों में सल्फेट कॉमन है, दोनों की कंसंट्रेशन कॉमन है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि H2SO4 के पास H प्लस आयन है जिसकी कंडक्टिविटी मोबिलिटी ज्यादा है, और सोडियम सल्फेट में सोडियम है जिसका कंडक्टिविटी या मोबिलिटी H प्लस आयन से कम। और अगर मैं LiCl, NaCl, KCl, RbCl बस ऐसे आपसे पूछूं, मैंने किसी का मोलेटी यहाँ पर नहीं लिखा है, बट अगर मोलेटी नहीं लिखा है डेट इज मैं मोलेटी को जज कर ही नहीं रहा, मैं मान रहा हूँ सबका मोलेटी सेम है, तो जो मैं आपसे ऑर्डर यहाँ पे पूछ रहा हूँ वो केवल मैं आयनिक जो है कंसंट्रेशन में आपसे नहीं पूछ रहा, तो जो मैं ऑर्डर पूछ रहा हूँ वो मोबिलिटी के बेस पर पूछ रहा हूँ। ओके, तो बच्चों यहाँ पर LiCl से ज्यादा कंडक्टिंग NaCl होगा, उससे ज्यादा कंडक्टिंग KCl होगा, और उससे ज्यादा कंडक्टिंग RbCl होगा। ओके, ये ऑर्डर भी अपने पास में करेक्ट। अब डिफाइनिंग स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, के को कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो बच्चों देखो, जैसे G इज इक्वल्स टू के ए अपॉन एल होता है, तो के कितना हो जाएगा मेरे पास में, जी एल अपॉन ए हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू जी एल अपॉन ए। ये जो एल अपॉन ए है बच्चों, उसको सेल कांस्टेंट भी कहते हैं। ये जो एल अपॉन ए होता है कंडक्टिविटी सेल के लिए, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल, सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल भी कहते हैं। ओके, अब देखो अगर मैं कहूँ कि सेल जो सेल लिया है, कंडक्टिविटी सेल लिया है, उसका लेंथ है यूनिट लेंथ, एरिया है यूनिट एरिया, लेंथ यूनिट लेंथ है, एरिया यूनिट एरिया है, तो वॉल्यूम क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम होगा, है ना। तो देखो जो के है वो जी की वैल्यू के बराबर होगा जब एल वन होगा और ए भी वन होगा। तो मैं के को डिफाइन कैसे करूंगा, दैट के इज इक्वल टू जी, के इज अ कंडक्टेंस, specific conductance is a conductance, A is the conductance of all the ions present in unit volume of the solution. What is K? It is the conductance of all the ions present in unit volume of the solution, है ना। ये K का डेफिनेशन होता है जब भी कोई आपसे पूछे what is the definition of a specific conductance और conductivity for an electrolytic solution, तो आप क्या बोलेंगे, that K represent the conductance of all the ions present in unit volume of the solution। आगे, what is the effect of dilution of solution over volume of K of strong electrolyte। कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपने उसका देखो एक एक्वा सॉल्यूशन बनाया, है ना, उसमें आप पानी ऐड कर रहे हो, और पानी ऐड करके आप चेक कर रहे हो कि उसके जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है के, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। कुछ देखो यहाँ पर मेरे पास में नंबर ऑफ आयंस जो है वो टोटल आपको 8 नजर आ रहे हैं, ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। वाटर ऐड करा तो नंबर ऑफ आयंस तो सिर्फ उतने ही रहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस पानी डालने पर चेंज हो जाएंगे, मजाक कर रहे हो सर। सोडियम क्लोराइड जो है अपने पास में वो जितना पानी में डालेंगे, और पानी डालने पर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का अमाउंट तो उतना ही रहने वाला है, उसके जो नंबर ऑफ आयंस भी उतने ही रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है वो कितने हैं, n1, है ना। तो देखो पर यूनिट वॉल्यूम में इतना वॉल्यूम मान लेता हूँ, ये वॉल्यूम मेरे पास है पर यूनिट वॉल्यूम, तभी आपको आयन कितने नजर आ रहे हैं, 4 नजर आ रहे हैं। अब उसी वॉल्यूम की बात करता हूँ, ये वही वॉल्यूम है, थोड़ा मैंने ज्यादा कर दिया, थोड़ा वॉल्यूम में कम कर देता हूँ। अब उसी वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 2 हो रहे हैं, ऐसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो अब सेकंड साइड में नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डाइल्यूशन के बाद में कितने हो गए, n2 हो गए। क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि n2 का वैल्यू n1 से कम। अगर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, तो बच्चों क्या कंडक्टेंस कम नहीं हो जाएगा। हमने यही तो पढ़ा था कि कंडक्टेंस सबसे पहले नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं कहता हूँ यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, तो क्या बच्चों उस यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस कम हो जाएगा तो बच्चों वो यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस ही तो के है। सो वैल्यू ऑफ के फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन।
द वैल्यू ऑफ ए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। आइए आपको बात समझ में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के का वैल्यू जो होगा डाइल्यूशन के साथ में डिक्रीज, कितना डिक्रीज होगा, बहुत कम डिक्रीज होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज नहीं होगा, थोड़े बहुत अमाउंट में क्या होगा, उसका के का वैल्यू जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, है ना, ये ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत बार पेपर के अंदर आए हैं, तो उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में जैसे जैसे हम एक कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी सेल में कोई रिएजेंट को हम ऐड कर रहे थे, तो जैसे हम रिएजेंट को ऐड कर रहे थे, जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम रिएजेंट को ऐड कर रहे थे, उससे कैसे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस में चेंज आ रहा है। तो देखो इसमें पहले तरीके का केस जो है जो पेपर में आता है वो है एसिड बेस टाइट्रेशंस पर। तो देखो मैंने क्या करा, HCl जो था उसका एक्वा सॉल्यूशन लिया और उसको कंडक्टिविटी सेल में डाल दिया, है ना, और मैं उसका टाइट्रेशन NaOH के साथ में करा। तो मैं उस कंडक्टिविटी सेल में ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो NaOH ऐड करा। जैसे जैसे मैं NaOH ऐड करता रहूंगा NaOH कंज्यूम होता रहेगा और वो NaCl में कन्वर्ट होता रहेगा, और साथ में क्या बनता रहेगा, H2। तो देखो बच्चों होगा क्या कि लेट मेरे पास में, अगर मैं ऐसा करूं कि लेट मेरे पास में जो इनिशियली HCl और NaOH की बात हो रही है और NaCl की बात हो रही है, इनिशियली मेरे पास में ये A नॉट अमाउंट था, ये X था और ये 0 था। अब NaOH का अमाउंट जो है मेरे पास में A नॉट से काफी कम है, तो NaOH एक लिमिटिंग रेजेंट है। तो अब HCl का बचा हुआ अमाउंट कितना होगा, A नॉट माइनस एक्स, NaOH का कितना होगा 0 और NaCl का कितना होगा X। तो यहाँ पर हुआ क्या कि इस पूरे प्रोसेस में क्लोराइड आयन का मोलर अमाउंट तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि क्लोराइड आयन का फाइनल अमाउंट मोलर अमाउंट कितना होगा, ए नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, तो वो ए नॉट ही रहेगा। पर जो H प्लस आयन थे, जो हाईली कंडक्टिंग H प्लस आयन थे, उसका पहले मोलर अमाउंट ए नॉट मोल था, अब हो गया ए नॉट माइनस एक्स, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, NaCl में, तो उससे क्या बन गया Na प्लस आयन। तो अब x मोल ऑफ H प्लस आयन को मैंने x मोल ऑफ Na प्लस आयन से रिप्लेस कर दिया एक सॉल्यूशन में। तो आप बताओ ज्यादा कंडक्टिंग कौन है, H प्लस आयन ज्यादा कंडक्टिंग है कि Na प्लस, H प्लस, है ना। तो अब होगा क्या कि जैसे जैसे मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH को HCl में ऐड करता रहूंगा, वैसे वैसे कंडक्टेंस ड्रॉप होता रहेगा, कंडक्टेंस डिक्रीज होता रहेगा। ये कंडक्टेंस कब तक डिक्रीज होगा बच्चों, जब तक मैं पूरे पूरे HCl को न्यूट्रलाइज नहीं करूँ। जब पूरा HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट पॉइंट। इस इक्विवेलेंट पॉइंट पर सॉल्यूशन में अब NaCl प्रेजेंट है, और NaCl में अगर आप NaOH ऐड करते हो बच्चों, तो हमें पता है कि NaCl और NaOH का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाला। अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाला तो डेट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, एक सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस को बढ़ा रहा हूँ। मैं NaOH ऐड कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ आयंस को बढ़ा रहा हूँ, और जब भी नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तब कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप एसिड बेस टाइट्रेशन में कंडक्टेंस के वेरिएशन को पढ़ेंगे, तो एक कंसेप्ट आप याद रखना कि जब मैं HCl का टाइट्रेशन NaOH से कर रहा हूँ तो इक्विवेलेंट पॉइंट तक कंडक्टेंस डिक्रीज होगा, और उसके बाद में क्या होगा, हम NaOH ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रहे हैं, तो कंडक्टेंस बढ़ने लगेगा। अब बात करते हैं एसिडिक एसिड के बारे में। तो बच्चों देखो एसिडिक एसिड में NaOH हमने ऐड करा, फिर से वैसे ही जैसे मैंने रिएक्शन को लिखा था वैसे ही मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पास में है एसिडिक एसिड, और उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ NaOH, और उससे क्या बनेगा बच्चों, उससे बन जाएगा सोडियम एसिडेट, सॉल्ट है और ये बेटर इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, लेट इसका पहले ए नॉट अमाउंट था, इसका X था और इसका 0 था, तो X अमाउंट अगर NaOH का रिएक्ट कर जाएगा तो एसिडिक एसिड का रिमेनिंग अमाउंट होगा ए नॉट माइनस एक्स, NaOH का 0, और इस सॉल्ट का अमाउंट कितना होगा, X मोल। इससे मुझे यहाँ पे क्या पता लगा कि एसिडिक एसिड जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैं उसके X मोल को रिप्लेस कर रहा हूँ X मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट सोडियम एसिड से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो कंडक्टेंस डेफिनेटली ग्रो करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे जैसे मैं एसिडिक एसिड में NaOH को ऐड करता रहूंगा, जैसे जैसे एसिडिक एसिड में मैं NaOH को ऐड करता रहूंगा, कंडक्टेंस बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक पूरा का पूरा एसिडिक एसिड कंज्यूम नहीं हो जाता, तो ये मुझे उस रिएक्शन का इक्विवेलेंट पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद आप सोडियम एसिडेट में NaOH ऐड करेंगे, उससे तो कोई रिएक्शन होती नहीं है, और अगर उससे कोई रिएक्शन नहीं होती है तो अब क्या होगा, आप बस एक सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस को इंक्रीज करें, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करेंगे, ग्राफ इस तरीके का बनेगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का करेंगे तो ग्राफ इस तरीके का बनेगा। रिमेनिंग आप खुद अपनी तरफ से एक बार ट्राई करना कि अगर आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो हमने कर लिया, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन करूं और वीक एसिड वीक बेस का करूं,
तो किस तरीके से कंडक्टेंस वेरी करेगा। ओके, नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बच्चों देखो, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं जी के अंदर, वो है सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्राइड से। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट को कंडक्टिविटी सेल में डालेंगे और उसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे, तो पोटेशियम आयोडाइड जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप इसका सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे, तो होगा क्या, पोटेशियम आयोडाइड क्या करेगा, सिल्वर आयोडाइड सॉलिड बनाएगा। ये सिल्वर आयोडाइड सॉलिड जो है ये सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है, तो ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा और इससे बन जाएगा जो नाइट्रेट है वो पोटेशियम से जुड़कर बना देगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव सिल्वर आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर फिर से उसी कैलकुलेशन वाले पार्ट को लिखते हैं कि लेट इसका इनिशियल अमाउंट है ए नॉट, इसका अमाउंट है एक्स, ये 0 और 0। अब इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स, इसका अमाउंट 0, इसका सॉल्यूशन में तो 0 ही रहेगा और इसका अमाउंट कितना हो जाएगा एक्स। ओवरऑल हुआ क्या, नाइट्रेट आयन का अमाउंट तो चेंज नहीं हुआ, नाइट्रेट आयन का अमाउंट चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, नाइट्रेट अमाउंट की नाइट्रेट जो है आयन उसका तो हमने अमाउंट चेंज नहीं करा, बट यहाँ पर हमारे पास में ये जो था कौन सा वाला, इसमें जो हमारे पास में ये वाला था, कौन सा, ये वाला पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन को रिप्लेस कर दिया पोटेशियम आयन। एक्स मोल ऑफ सिल्वर आयन इज रिप्लेस बाय एक्स मोल ऑफ पोटेशियम आयन। अगर मैं एक्स मोल ऑफ सिल्वर आयन को एक्स मोल ऑफ पोटेशियम आयन से रिप्लेस कर दूं तो कंडक्टेंस में कोई ना कोई तो चेंज आना चाहिए था। बट बच्चों यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि के प्लस आयन का जो कंडक्टेंस है वो एजी प्लस आयन कंडक्टेंस के बराबर है, इसलिए ओवरऑल सॉल्यूशन की कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं है। तो देखो पहले क्या रहेगा, पहले जो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, नियरली सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्या होगा, फाइनली यहाँ पर सारा सारा पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, बट मैं नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, बाद में कंडक्टेंस बढ़ने लगेगा। ओके, तो इसमें पहले कंडक्टेंस नियरली सेम रहेगा और बाद में कंडक्टेंस ग्रो करने लगेगा। आप यकीन ना करेंगे, इतना सिंपल क्वेश्चन जेईई एडवांस के अंदर आ रखा है, आईआईटी जेईई के एंट्रेंस में क्वेश्चन आ रखा है। ओके, so it is based upon the fact that ionic mobility of Ag plus is equals to ionic mobility of K plus. Next, molar conductance of an aqueous solution of an electrolyte. तो देखो मोलर कंडक्टेंस का बच्चों सिंबल क्या होता है, लैम्डा एम, और उसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ ऑल द फ्री आयंस furnished by 1 mole of an electrolyte. It is a conductance of all the free ions furnished by 1 mole of an electrolyte. इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, lambda m is equals to k upon molarity. lambda m is equals to k मतलब कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अपॉन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब k का वैल्यू साइमन मीटर इनवर्स में और मोलरिटी को मोल पर मीटर क्यूब में लिखा हो। पर अगर आपके पास में कोई कंडक्टिविटी सेल की बात हो रही है तो कंडक्टिविटी सेल का जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर रेंज के अंदर होता है, इसलिए अब जो हम फॉर्मूला इसका यूज करेंगे बच्चों होगा लैम्डा m इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलरिटी, जहां पर k का यूनिट क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, और जो मोलरिटी होगा वो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। आपको कुछ नहीं करना, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, आपको क्वेश्चन में इसका वैल्यू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा होगा। अगर आपको वो साइमन मीटर इनवर्स में दे तो भी आप सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप के की वैल्यू को रख देना, जिस तरीके से भी क्वेश्चन में दे रखा हो, कन्वर्ट करना पड़े तो कन्वर्ट कर लेना, 1000 से मल्टीप्लाई करना, और जो मोलरिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा ना बस उसको इससे डिवाइड कर देना, लैम्डा m का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में किसमें, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। तो बच्चों लैम्डा m की यूनिट्स क्या क्या होती है, एक तो होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, तो बन जाएगा 10 टू पावर माइनस 4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल। कोई भी दो यूनिट आप यूज कर सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शंस ऑफ द क्वेश्चन। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, 0.1 m HCl, उसका k का वैल्यू दिया है 10 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो उसका मुझे लैम्डा m कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, k का वैल्यू कितना दिया आपको 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, देखो ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, और मोलरिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 0.1, 0.1 आपने रखा, आंसर आएगा 10 टू पावर 5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगला क्वेश्चन देखोगे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 m KCl solution in a cell of cell constant 0.1 centimeter inverse is 200 ohm। अब इसका लैम्डा है मुझे निकालना,
तो बच्चों देखो मुझे रेजिस्टेंस दे रखा है ना, मुझे सेल कांस्टेंट दे रखा है, तो मैं आर के इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए से के का वैल्यू निकाल लूंगा ना। मुझे के का वैल्यू पता होगा तभी तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करूंगा। तो देखो आर के इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए होता है, रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, एल अपॉन ए मतलब सेल कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है, के निकल जाएगा। के कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 4 साइमन सेंटीमीटर की वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो इस बच्चे उसका लैम्डा एम का एक्सप्रेशन होता है के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलरिटी। के का वैल्यू पता कर लिया आपने, मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलरिटी, आंसर आएगा 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में सेकंड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक और रिलेशन याद रखना पड़ेगा, आर के इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा आपको और ज्यादा सोचना पड़ेगा, पर ये क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर आ रखा है। क्वेश्चन देखो क्या है, resistance of 0.1 m KCl solution is 100 ohm and resistance of 0.4 m acetic acid solution is 400 ohm, है ना। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, तो आपको एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस दे रखा है। कंडक्टिविटी ऑफ KCl solution is 0.02 Simon centimeter inverse. Find the molar conductance of 0.1 m acetic acid solution. Find the molar conductance of 0.1 m acetic solution if both solutions were taken in identical conductivity cell. अगर कंडक्टिविटी सेल बच्चों सेम है, इसका मतलब क्या है, सेल कांस्टेंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों सेल्स के लिए। तो L अपॉन ए इज कांस्टेंट, L अपॉन ए कितना होता है, रणबीर कपूर आर के बराबर, तो हो जाएगा R1 K1 इज इक्वल्स टू R2 K2। तो बच्चों यहाँ पर K2 कितना आ जाएगा, K2 आएगा R1 K1 अपॉन R2, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.02, जो K का वैल्यू दिया है वो 0.02 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 400, ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आएगा बच्चों एसिडिक एसिड सॉल्यूशन का वो होगा 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3। तो जो मोलर कंडक्टेंस आएगा इस सॉल्यूशन का वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 0.1, आंसर आएगा 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। क्वेश्चन सेकंड वाले और थर्ड वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा लेंथी था, पर बच्चों आप मेहनत करोगे, आप अपने दिमाग में जोर दोगे, तभी तो आप एनआईटी और आईआईटी के लायक बनोगे। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ओवर मोलर कंडक्टेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों देखो तीन साइंटिस्ट थे, एक था डिबाय और तीसरे का नाम था ऑनसेगर। इन तीनों ने क्या करा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस जो है इसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट्स करे थे। वो क्या करते, एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाया उन्होंने और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत पानी डालते रहे। तो जब पहले इनिशियल सॉल्यूशन बनाया तो उसका मोलर कंडक्टेंस उन्होंने मेजर करा, ठीक है, फिर सेकंड उसमें थोड़ा बहुत पानी डाला, फिर मोलर कंडक्टेंस मेजर करा, इस तरीके से वो मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं। बाद में उन्होंने एक इंपेरिकल रिलेशन दिया, क्या दिया, इंपेरिकल रिलेशन क्या था, वो था लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ सी। क्या था, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ सी, जिसके अकॉर्डिंग लैम्डा एम और स्क्वायर रूट ऑफ सी में एक लीनियर रिलेशन आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन वाला आएगा। माइनस ऑफ बी, बी यहाँ पर एक तरीके की कांस्टेंट वैल्यू है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करती है। ओके, तो ये जो बी है वो एक तरीके से स्ट्रेट लाइन का क्या बन जाएगा, स्लोप, और जो लेमडा नॉट एम है वो बन जाएगा इंटरसेप्ट। अब इनको बोलते क्या है, लेमडा एम यहाँ पर क्या है, इट इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी सी, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी सी। लेमडा नॉट एम यहाँ पर क्या है, इट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लिमिटिंग मतलब सबसे ज्यादा जो मोलर कंडक्टेंस आ सकती है वो वैल्यू है। और बी क्या है, बी एक तरीके का पॉजिटिव कांस्टेंट है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड है। आगे देखते हैं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप चेक करो बच्चों कि अगर मैं सी के वैल्यू को डिक्रीज करना चाहता हूं तो सॉल्यूशन में पानी ऐड कर दूं, अगर मैं सॉल्यूशन में पानी ऐड करता रहूंगा तो सी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर सी का वैल्यू डिक्रीज होगा तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सी के डिक्रीज होने से लैम्डा एम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। thus molar conductance of the strong electrolyte increases with dilution, molar conductance of strong electrolyte increases with dilution। अब आगे देखो, theoretical explanation for the effect of dilution। देखो जो DHO है, डिबे ऑनसेगर है, इनके लॉ के अकॉर्डिंग ये जो पूरा इक्वेशन दिया था इनका लॉ था, इसके लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस क्यों बढ़ जाता है डाइल्यूशन पर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जब आप पानी ऐड करेंगे तो पानी ऐड करने पर क्या होगा, वाटर ऐड करने पर क्या होगा, उनके जो आयंस के बीच का अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है वो डिक्रीज होने लगेगा, तो आयंस फ्रीली मूव करने लगेंगे।
So according to DHO law, increase in molar conductance with dilution is due to the increase in ionic mobility of the strong electrolyte. Again, by addition of water, distance between the ions increases, thus inter-ionic interactions will decrease. That will help ions to move a bit faster. आयन थोड़ा ज्यादा मूव फास्ट मूव करेंगे, आयन अगर थोड़ा तेज मूव करेंगे तो क्या होगा, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी. हाउ दे डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. डिबाय ऑनसेगर ने किस तरीके से लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू निकाला था, देखो कैसे निकाला. डिबाय ऑनसेगर ने क्या करा कि कंसंट्रेशन की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे लैम्डा एम की वैल्यूज निकाल ली और उनसे उन्होंने कुछ पॉइंट बना ली, जैसे 1 2 3 ऐसे कुछ पॉइंट उनको मिले. उन पॉइंट को कनेक्ट करते वो एक्सटेंड करते रहे और बाद में फाइनली क्या करा, ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके ये वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू. तो देखो स्टेटमेंट क्या है, डिबाय and Onsegal had determined values of molar conductance for few different values of concentration of the strong electrolyte. Then they had extrapolated the graph to obtain the y-intercept. That is the limiting molar conductance of the strong electrolyte. तो बच्चों ये भी एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना. जो हमारे पास में लैम्डा एम और स्क्वायर टू सी के बीच का जो ग्राफ है, कुछ पॉइंट्स हमें मिले हैं, उस ग्राफ को आप एक्स्ट्रा प्लॉट कर देना. अगर आप एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो लैम्डा नॉट एम का वैल्यू निकाल लेंगे. समझ गए. अब the observed graphical variation for strong electrolyte and weak electrolyte. तो देखो बच्चों, जो डीएचओ है, डिबाय ऑनसेगर है, उन्होंने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम का स्क्वायर रूट ऑफ सी के साथ में वेरिएशन इस तरीके का होता है और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें वेरिएशन इस तरीके का आता है. स्ट्रॉन्ग के लिए इस तरीके का और वीक के लिए इस तरीके का आता है. तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो लेमडा नॉट एम हम निकाल सकते हैं, बट देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये जो वाई इंटरसेप्ट है वो तो आएगा नहीं ना. ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का आपको यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट नहीं मिल रहा था. अगर उनको यहाँ पर कोई वाई इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा, दैट मींस हम डीएचओ लॉ को यूज करते हुए वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लेमडा नॉट एम है, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, उसको फाइंड नहीं कर सकते. Thus, the Debye-Huckel-Onseger was not able to, the Debye-Huckel-Onseger were not able to determine the limiting molar conductance of weak electrolyte. वो weak वाले का पता नहीं कर सकते थे, strong वाले कर सकते थे. अभी कोई छोटा सा क्वेश्चन, मेरे पास में सिल्वर के 4 सॉल्ट है. पहला है सिल्वर का नाइट्रेट, दूसरा है सिल्वर का फ्लोराइड, तीसरा है सिल्वर का क्लोराइड और चौथा है सिल्वर का ब्रोमाइड. सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड. इन चारों में से वो कौन कौन से सॉल्ट है जिनका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आप इस डीएचओ लॉ यूज करते हुए निकाल सकते है ना. कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है, देखो मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं, ठीक है, बाद में इसको मिटा दूंगा. इलेक्ट्रोलाइट है सिल्वर का नाइट्रेट है, सिल्वर का फ्लोराइड है, सिल्वर का क्लोराइड है और सिल्वर का ब्रोमाइड. इनमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं वो आपको बताएं. बच्चों देखो ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग है, सिल्वर का फ्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये बेचारे ये जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कौन से हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं. दैट मींस इन चारों में से किसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम डीएचओ लॉ को यूज करते हुए निकाल सकते हैं. तो हम इन दोनों का तो पता कर सकते हैं, इन दोनों का पता नहीं कर सकते. ओके, आगे देखो. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. पहले हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करा था, अब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को करें. बिल्कुल एक जैसा तरीका है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सिंबल क्या हो जाएगा इसका, लैम्डा एन हो जाएगा. इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द फ्री आयंस furnished by 1 gram equivalent of the electrolyte. It is equal to conductance of all the free ions furnished by 1 gram equivalent of the electrolyte. तो बच्चों देखो जो अपने पास में मोलर कंडक्टेंस का रिलेशन था वो था K अपॉन M, K अपॉन मोलरिटी, ये K अपॉन N नॉर्मलिटी हो जाएगा. तो अब लेमडा एन का एक्सप्रेशन एक और, पहले हमने लेमडा एम का एक्सप्रेशन और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है K मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M. अब क्या लिखेंगे नॉर्मलिटी के फॉर्म में, K मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन N नॉर्मलिटी बन जाएगा. यूनिट क्या हो जाएगा इसका, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स या साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स. बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे हमने पहले पढ़े थे, कोई भी वेरिएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर, बस मोलरिटी की जगह नॉर्मलिटी होगा. और प्लीज यार मोलरिटी और नॉर्मलिटी में तुम कंफ्यूज मत होना. अगर तुम 12th क्लास में स्टेज पर आकर फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करने के स्टेज पर आकर अभी भी तुम्हारा नॉर्मलिटी और मोलरिटी हिला हुआ है, तो बच्चा आपको दुनिया में कोई नहीं बचा सकता. आगे, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड द मोलर कंडक्टेंस, है ना.
तो अभी आपको बचाने के लिए मैंने फिर से वो एक्सप्रेशन लिखा है, प्लीज अब इसको याद रख लेना। क्या? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। मोलैरिटी को निकालना आता है ना, नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर तो पता होगा ही, अगर एन फैक्टर निकालना नहीं आता तो 11th क्लास का रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर फिर से रिवाइज कर लेना और उसके बाद फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर होता है। तो देखो लेमडा एन के एक्सप्रेशन में कितना है, k मल्टीप्लाई 1000 अपॉन n, और n कितना हो जाएगा, n को लिखेंगे मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। सो लैम्डा n इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन n फैक्टर। अगर आपको मोलर कंडक्टेंस पता है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए करना क्या है, बस जिसका मोलर कंडक्टेंस पता है उसको उसी के ही n फैक्टर से डिवाइड करना, यू नहीं कि किसी भी n फैक्टर से डिवाइड कर दो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ढंग से देखो, देखना नीचे एग्जांपल देखो। HCl, HCl का बच्चों n फैक्टर कितना होता है, 1। तो अगर मैं कहता हूँ HCl का मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना आएगा, लैम्डा m बाय 1 ही आएगा। H2SO4, अगर मैं कहूँ H2SO4 का मोलर कंडक्टेंस है लैम्डा m, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या आएगा, लैम्डा m बाय 2 आएगा। पर अगर मैं बच्चों कहता H प्लस आयन का मोलर कंडक्टेंस है लैम्डा m, तो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या आएगा, इसका n फैक्टर तो 1 है ना, बाय 1 आएगा। बात समझे? अब देखो एल्यूमिनियम सल्फेट, अगर मैं कहूँ एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करूं बच्चों, तो देखो एक सॉल्ट जो होता है, कोई भी सॉल्ट है, सॉल्ट का जो एन फैक्टर होता है वो आइदर उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज या उसका टोटल नेगेटिव चार्ज होता है, आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो जो एल्यूमिनियम सल्फेट है बच्चों, उसका एन फैक्टर कितना होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 6। तो उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा लेमडा एन आएगा लैम्डा एम डिवाइडेड बाय 6। AlCl3, जो AlCl3 है उसमें सॉल्ट है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3, नेगेटिव चार्ज भी 3 है। उसका देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा मोलर कंडक्टेंस बाय। अब अपने पास में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, वो कौन सा है, कोलरोच लॉ। बहुत ही चतुर आदमी था ये, बहुत ही चालाक आदमी था। इसने अपनी थ्योरी थ्योरी से ही देकर थ्योरेटिकल कंसेप्ट देते ही क्या करा, वो जो DHO लॉ था उसकी गलती को मिटा दिया, है ना। बहुत चालाक आदमी था देखने से। कोलरोच लॉ देखो, कोलरोच का लॉ क्या था, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देखो आप क्या करो, एक इलेक्ट्रोलाइट लो, कोई भी ले लो, स्ट्रॉन्ग भी कुछ भी ले लो, आप उसमें थोड़ा बहुत पानी ऐड करो। पानी ऐड करने पर क्या होगा, हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस फ्री हो जाएंगे, और वीक वाले में क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, डिग्री ऑफ आयनेशन बढ़ेगा। पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, पानी बहुत सारा डालते रहो, इतना पानी डालते रहो कि उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज होते रहे इंक्रीज होते रहे इंक्रीज होते रहे। अब कंडक्टेंस अब चेंज होना बंद हो गया है। कंडक्टेंस अगर अब चेंज होना बंद हो गया है तो हम कहेंगे भाई साहब अब हम इनफिनाइट डायल्यूशन की स्टेज पे आ गए। तो देखो, for any electrolyte at infinite dilution, for any electrolyte at infinite dilution, the equivalent conductance of the electrolyte is sum of equivalent conductance of its ions। बस यही कोलरोच का स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से ग्रास्प कर लो। आप कोलरोच लॉ के कोई भी क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करो। क्या है, that the equivalent conductance of the electrolyte or the salt will be equal to sum of equivalent conductance of its constituting ions, है ना। कैसे देखो, let at infinite dilution, let at infinite dilution the equivalent conductance of the electrolyte is lambda n infinity, the equivalent conductance of cation is lambda infinity positive, equivalent conductance of anion is lambda infinity negative। तो कोलरोच लॉ का स्टेटमेंट बच्चों ये है बस, that lambda infinity n of the salt will be equal to lambda, salt या कोई भी electrolyte will be equal to lambda infinity of cation plus lambda infinity of anion। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। कौन सी कंडक्टेंस है वो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब देखो, जैसे कुछ मैंने इलेक्ट्रोलाइट यूज के बारे में एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, जैसे HCl, HCl के लिए क्या लिखेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ HCl, सब कुछ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के रिलेशन लिख रहा हूँ, विल बी इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस आयन एट इनफिनिट डायल्यूशन। लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ K2SO4 विल बी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ K प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस आयन। काम की बात क्या है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, आपको कोफिशिएंट यूज नहीं करना, क्योंकि रिलेशन में देखो कोई कोफिशिएंट नहीं है। सीधा सीधा लॉ क्या कहता है, that lambda infinity n of the electrolyte will be equal to sum of lambda infinity of the cation and n, होगा lambda infinity of K plus Cl minus ion। AlCl3 के लिए क्या लिखेंगे, lambda infinity of AlCl3 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा lambda infinity of Al plus 3 and lambda infinity of Cl minus ion। अगर आप कैल्शियम फॉस्फेट के लिए क्या लिखेंगे, lambda infinity of calcium plus 2 and lambda infinity of phosphate ion।
एसिडिक एसिड के लिए क्या लिखेंगे, लेमडा इन्फिनिटी ऑफ एसिडिक एसिड एसिडेट आयन प्लस लेमडा इन्फिनिटी ऑफ H प्लस आयन। और कार्बोनिक एसिड के लिए लिखेंगे लेमडा इन्फिनिटी ऑफ कार्बोनिक एसिड विल बी इक्वल टू लेमडा इन्फिनिटी ऑफ H प्लस एंड लेमडा इन्फिनिटी ऑफ कार्बोनेट। तो करो कहीं भी कोफिशिएंट यूज नहीं करना। How the Colrosch had utilized the DHO law। Colrosch ने कैसे दिमाग लगाकर DHO law को यूज करा और अपना लॉ दे दिया। देखो, according to Colrosch, as at infinite dilution all ions are completely free। infinite dilution पे सभी ions free हो गए और मस्त मोहल्ले घूम रहे हैं, showing maximum ionic mobility। Thus at this stage we can find the conductance of ions of the weak electrolyte by using their values obtained from the strong electrolyte। यही सबसे समझदार वाली बात कही थी। उसने कहा यार हम कहते हैं कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जब लिमिटिंग कंडक्टेंस को हम जब अचीव कर चुके हैं तब सारे आयंस फ्री हो गए। जब सारे आयंस फ्री हो गए तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक हो, सबके आयंस फ्री हो गए। तो अगर मुझे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना है ना, ग्राफ से निकाल नहीं सकते, तो अब आप क्या करें, अब आप क्या करो कि अब उसका वैल्यू जो होगा, जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिडिक एसिड विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिडिक एसिड की बात करेंगे, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिडिक एसिड विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिडिक एसिड। तो अगर मुझे एसिडिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना है तो एक्चुअली बस मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिडेट आयन और H प्लस आयन चाहिए। उसकी वैल्यू अब मैं दुनिया में किसी और सोर्स से ले सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी ले सकता हूँ। तो ये क्या होगा, if we use data of lambda infinity m of acetate ion and lambda infinity m H plus ion that were obtained from some strong electrolyte, then we can get lambda infinity m of acetic acid theoretically without doing experiment for acetic acid solution। कितना चालाक आदमी था कॉलोस ने कहा अरे भाई साहब DHO, जब तुमने स्ट्रॉन्ग के लिए एक्सपेरिमेंट कर लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तुमने फिर आयंस का भी कंडक्टेंस निकाल लिया। जब तुमने आयंस का कंडक्टेंस निकाल दिया तो उन आयंस की कंडक्टेंस को सीधा जोड़ कर ही इलेक्ट्रोलाइट के जो है उसका फॉर्मूला बना दो और उसकी कंडक्टेंस निकाल दो। जब तुम उसकी कंडक्टेंस सीधी निकाल सकते हो तो भाई साहब एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं। Let lambda infinity m of HCl is equals to x, it will be equal to lambda infinity m of H plus and lambda infinity m of Cl minus n। Let lambda infinity m of NaCl, मोलर कंडक्टेंस की बात हो रही है इनफाइनाइट डायल्यूशन में, is equal to y, it is equal to lambda infinity m of Na plus and lambda infinity m of Cl minus n। And the lambda infinity m of sodium acetate is equal to z, it will equal to lambda infinity m of acetate plus lambda infinity m of Na। ये होगा। तो बच्चों देखो मुझे केवल क्या चाहिए, इसकी कंडक्टेंस और उसकी कंडक्टेंस को जोड़ना है, बाकी सब हटा कर। तो मैं क्या करूंगा, Z में x को जोड़ दूंगा, इसकी कंडक्टेंस में इसकी कंडक्टेंस को मैं ऐड कर दूंगा और इसकी कंडक्टेंस को माइनस कर दूंगा। तो लैम्डा एम्प्टी m ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस लैम्डा एम्प्टी m ऑफ HCl माइनस लैम्डा एम्प्टी m ऑफ NaCl। उससे देखो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों कंडक्टेंस को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास में एसिडेट आयन H प्लस आयन Na प्लस आयन Cl माइनस आयन सबका कंडक्टेंस ऐड हो जाएगा। फिर मैं NaCl का तो माइनस कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, ये हट जाएगा, पीछे किसका कंडक्टेंस बचेगा, H प्लस आयन और एसिडिक आयन का। मजा आ गया ना। इससे देखो क्या बन जाएगा, therefore the limiting molar conductance of acetic acid will be equal to Z plus X minus of Y। So that conductance at the infinite dilution is also known as limiting conductance। कई बार आपको कंफ्यूजन होगा, अक्सर ये लैम्डा इन्फिनिटी लिखा था, कभी लैम्डा नॉट लिखा था, तो जो लैम्डा नॉट है वो लैम्डा इन्फिनिटी है। डिग्री ऑफ आयनेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों देखो दो साइंटिस्ट थे, ऑसवर्ड और बेंटो। अकॉर्डिंग टू ऑसवर्ड एंड बेंटो, डिग्री ऑफ आयनेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी गिवन बाय मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फॉर्म में कैसे देंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा n अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी n। नो डाउट यार इसकी वैल्यू तो इससे कम ही आने वाली है, और लैम्डा m अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी m इसकी वैल्यू भी इससे कम आने वाली है। तो यहाँ पर जो अल्फा होगा विल बी लेस देन इक्वल टू 1। वीक वाले की बात होगी तो इतना है, वैसे वीक वाले बात हुई तो 1 से काफी कम आएगा। बहुत ज्यादा ही घटिया इलेक्ट्रोलाइट है तो बहुत कम आएगा, और भी ज्यादा घटिया है तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या है, आयन से प्रोड्यूस नहीं करेगा। आगे, लेट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट विद फार्मूला AB। कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका फार्मूला क्या है AB, और उसका मोलेरिटी कितना है इलेक्ट्रोलाइट का C। AB गिव A प्लस आयन और B माइनस आयन, कुछ भी जैसे एसिटिक एसिड से एसिडिक आयन H प्लस आयन मिला है ना, और भी कोई आप A बीटा इलेक्ट्रोलाइट ले लो, इस तरीके से हो जाएगा। तो उसका जो आयनेशन कांस्टेंट होगा AB का वो कितना हो गया K। क्या लिखेंगे, K इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। बिल्कुल करेक्ट है।
और बच्चों देखो अल्फा का एक्सप्रेशन यहाँ से मोलर कंडक्टेंस के फॉर्म में यहाँ लगा, इससे देखो क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m का स्क्वायर अपॉन c और 1 माइनस लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट। अगर अल्फा का वैल्यू 1 के सामने बहुत छोटा है तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m का वैल्यू भी जो रेशियो आएगा 1 के सामने काफी छोटा होगा, तो नेगलेक्ट कर देंगे। तो अब मेरे पास में k का वैल्यू बचेगा केवल, तो k का वैल्यू बचेगा वो कितना होगा, लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c। तो जो लैम्डा m का एक्सप्रेशन आएगा बच्चों, लैम्डा m विल बी लैम्डा नॉट m स्क्वायर रूट ऑफ k बाय c। तब देख सकते हैं लैम्डा m जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ c के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर। दैट मीन ऑसवर्ड और बेंटॉफ ने जो थ्योरेटिकली बात कही, बात डीएचओ लॉ ने भी करी थी, कहाँ गई ये रही। तो उनका थ्योरेटिकल कंसेप्ट करेक्ट था, किसका, ऑसवर्ड और बेंटॉफ, उनका थ्योरेटिकल कंसेप्ट करेक्ट था क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को बता रहे थे। तो यहाँ तक हम आ गए तो वो बिल्कुल करेक्ट था। तो अगर आपको लैम्डा नॉट m पता है, k पता है, c पता है, तो लैम्डा m आप इस तरीके से बता सकते हैं। अगर मुझे निकालना हो कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, तो देखो कैसे निकालना, वो चलो देखो कंडक्टिविटी ऑफ वाटर मतलब मुझे के कप्पा का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू, इसके वैल्यू के लिए मुझे मोलरिटी ऑफ वाटर और मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर भी पता होना है। तो देखो मोलरिटी ऑफ वाटर तो आपको पता ही है कितना होता है, 55.55 थाउजेंड अपॉन 18 होता है 55.55। ओके, तो ये तो आपको पता ही है, ये इसका, इसके वैल्यू के लिए अब मुझे ये वैल्यू चाहिए लैम्डा एम्प्टी m ऑफ वाटर। तो बच्चों देखो वाटर अगर एक बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके आयंस क्या होंगे, H प्लस आयन और OH माइनस आयन होंगे। वो H प्लस आयन OH माइनस आयन दुनिया में किसी भी सोर्स से मिल सकते थे, therefore lambda empty m of water will be equal to lambda empty of H plus and lambda empty of OH minus आयन। इन दोनों के वैल्यूज को अलग अलग सोर्स से यूज करो, ऐड करो, इसका वैल्यू निकालो। बाद में k का वैल्यू आ जाएगा 55.55, इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय lambda empty m of H2O डिवाइडेड बाय 1000। इस तरीके से आप कंडक्टिविटी ऑफ वाटर की बात कर सकते हैं। ओके बच्चों, याद होना से कंडक्टिव वाटर हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन ऑफ केएसपी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो बच्चों देखो फॉर अ बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट AXBY हैविंग सॉल्युबिलिटी S, उसका केएसपी का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर x, y की पावर y एंड s की पावर x प्लस y। तो जो लैम्डा एम्प्टी m का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, k ऑफ द सॉल्ट, AXBY सॉल्ट के बारे में बात करें, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, ये आ जाएगा। using lambda empty m is equals to x times of lambda empty m of a plus y and y times of lambda empty m of b minus x. Find the limiting molar conductance of the salt, ये पता कर लो। इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए, ये कोफिशिएंट यूज करते हुए आप इसका पता करो, इस वैल्यू को आप याद रख दो, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्ट, देन फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी, तो बाद में उसके आप सॉल्युबिलिटी भी निकालो। फिर एंड केएसपी पता कर सकते हैं, केएसपी है सॉल्ट, अगर आपको एस पता लग जाएगा तो केएसपी पता लग जाएगा। बात क्या रखनी है कि एक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की कंडक्टेंस के बराबर है। आपको इस वाले एक्सप्रेशन में किसका रखना है, सॉल्यूट का स्पेसिफिक कंडक्टेंस रखना है, केवल सॉल्ट का रखना है। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन में है कि एक सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतना है, जैसे AgCl का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस के आपको दे रखा है, एक सिंपल से एग्जांपल की तरह अगर हम एग्जांपल लें, जैसे K ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपको दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और K ऑफ वाटर ये आपको दे रखा है 0.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर K ऑफ सॉल्यूट मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के वैल्यू को माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास में हो जाएगी कितना, 4.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 साइमन सेंटीमीटर। तो प्लीज आपको ये बात भी पता। तो बच्चों यहाँ तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स थे उसमें लेक्चर्स को कवर कर लिया, उसके जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। अब हमारा एक लास्ट ट्यूटोरियल क्लास बचती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें ट्यूटोरियल क्लास में जो टॉपिक हमने लेक्चर 6 के अंदर पढ़ा है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जेईई मेन, जेईई एडवांस, और जरूरत पड़ी तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक अर्षा फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस, थैंक यू।